आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन्स स्ट्रक्चरली सेपरेट। कह रहा है ये जो चार विकल्प हमको दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से कौन सी ऐसी सेल है जो लेयर नहीं बनाती है, और इसी आधार पर हम तीन जो विकल्प हैं उनमें से उसको अलग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट है, नर्व सेल। जो नर्व सेल होती है हमारी, इसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती है या ना के बराबर होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो नर्व सेल जो है इसमें लेयर नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नर्व सेल आर द हाईली एग्जिस्टेबल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर इम्पल्स कंडक्शन। तो जो नर्व सेल है हमारी, तंत्रिका कोशिका जो है हमारी, ये बहुत विशेषीकृत कोशिका है और इसमें संवेदना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल प्लेट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय ये नर्व सेल हमारी न्यूरल प्लेट से बनती है, और न्यूरल प्लेट हमारी एक्टोडर्म यानी बाहरी त्वचा की सतह से बनती है। एंड सर्व एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका जो ऊतक है वो उसकी ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नर्व सेल। तो कुल मिला के नर्व सेल हमारी में रिजनरेशन की पावर लगभग ना के बराबर होती है, इसीलिए अन्य कोशिका से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है प्रोटियोग्लाइकन इन कार्टिलेज व्हिच इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड इज। तो कार्टिलेज में जो प्रोटियोग्लाइकन्स पाया जाता है, तो कह रहा है उनमें कौन सा पार्ट है जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला विकल्प है हमारा कॉन्ड्रोइटिन, ये हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि प्रोटियोग्लाइकन इन कार्टिलेज व्हिच इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड कौन सा पार्ट है प्रोटियोग्लाइकन्स में जो कार्टिलेज में पाई जाती है, तो कॉन्ड्रोइटिन हमारा पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर देखिए और डिटेल में पढ़ते हैं तो ये बात हमें और स्पष्ट समझ में आएगी। कह रहा है प्रोटियोग्लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड अटैच्ड विद द प्रोटीन कॉन्ड्रोइटिन। तो कॉन्ड्रोइटिन हमारी प्रोटीन होती है और इसमें जो ये प्रोटियोग्लाइकन्स है, प्रोटियोग्लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड अटैच्ड विद द प्रोटीन कॉन्ड्रोइटिन। तो जो प्रोटियोग्लाइकन्स है इसमें पॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है और ये पॉलीसैकेराइड कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन से अटैच होता है। इट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज एज वेल एज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। जो ये हमारा प्रोटियोग्लाइकन्स है ये कार्टिलेज में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल में भी पाया जाता है। वाह कोशिका द्रव्य में भी या वाह कोशिका द्रव्यीय पदार्थों में भी पाया जाता है। ओसीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ बोन। जो विकल्प में ओसीन दिया गया है ये प्रोटीन होती है, और जो हमारी हड्डी होती है उसके मैट्रिक्स यानी हड्डी के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको अस्थिमज्जा भी कहते हैं, बोन मैरो। तो उसके मैट्रिक्स में ये पाया जाता है ओसीन। केसीन इज ए मिल्क प्रोटीन। जो केसीन विकल्प दिया गया है ये हमारा मिल्क प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से सारे विकल्प हमारे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे। तो जो सिंपल एपिथेलियम है इसके बारे में जो चार चीज़ें लिखी गई हैं इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो इसमें नन ऑफ द एबव हमारा विकल्प करेक्ट है। नन ऑफ द ये मेक ए डिफिनिट लेयर, मेक ए डिफिनिट लेयर ये हमारा करेक्ट है। डिफिनिट और इनडिफिनिट दो शब्द होते हैं। डिफिनिट का मतलब है कि
जिसको संख्या गिन सकते हैं। इनडिफिनिट मतलब गिन नहीं सकते। तो जो एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम, जैसे सिंपल मतलब सामान्य, तो कुछ ही परतें होंगी, तो मेक ए डिफिनिट लेयर, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो सिंपल एपिथेलियम है इसमें केवल एक ही लेयर होती है, इसीलिए डिफिनिट वर्ड का यूज किया गया। 1, 2, 10, 100 ये सब जो गिन सकते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम जो है उसमें सिंगल लेयर होता है, सेल पाई जाती हैं रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो आधारभूत हमारी मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, बेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें ये सिंगल लेयर जो है पहली वाली ये टिकी रहती है। दिस मेक्स ए डिफिनिट लेयर, और यह डिफिनिट लेयर बनाती है, यानी जिनको हम गिन सकते हैं। तो कुल मिला करके जो क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे मेक ए डिफिनिट लेयर, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच पेयर इज करेक्ट, इन 4 पेयर में से कौन सा करेक्ट है हमको बताना है। तो देखिए स्वीट्स टेम्परेचर रेगुलेशन, तो जो हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथियां हैं, स्वीट ग्लैंड है, जो पसीने की ग्रंथियां हैं, इनसे क्या होता है कि पसीना निकलता है, यानी तरल पदार्थ निकलता है। तो उस तरल पदार्थ के निकलने का कारण ये होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। तो जो स्वेट है ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वेट इज सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड, जो पसीना है ये पसीने की ग्रंथियों से निकलता है, स्किन में पाया जाता है और हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में या नियमित रखने में, रेगुलेट करने में। स्लाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड, जो अन्य विकल्प है उनको हम देख रहे हैं। तो जो स्लाइवा है ये स्लाइवा हमारा सलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। हेल्प इन डाइजेशन, जो कि हमारा भोजन को पचाने में हेल्प करता है और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। सीबम इज द वैक्सी सिक्रेशन सिक्रेटेड बाय सीबेसियस ग्लैंड, जो सीबम होता है ये हमारा जैसे मोम होती है इस तरह का गाढ़ा पदार्थ होता है और ये सीबेसियस ग्लैंड से निकलता है। सीबम इन ए फैटी मिडिल एंटीसेप्टिक मटेरियल that protects, lubricates and waterproof of the skin and hair and help prevent desiccations। तो ये जो सीबम होता है ये फैटी होता है और माइल्डली एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुनाशक होता है और ये रक्षा करता है, लुब्रिकेट्स की तरह काम करता है और वाटर प्रूफ होता है, यानी पानी भी इस पे नहीं इधर उधर जा सकता। द स्किन एंड हेयर एंड हेल्प प्रिवेंट डेसिकेशन, और किसी भी खतरनाक प्रभाव से बचाने में हमारी रक्षा करता है। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन, जो ह्यूमरस होती है ये लंबी बोन के अंतर्गत आती है और ये ऊपर वाले हमारे आर्म में पाई जाती है। इट आर्टिकुलेट विद द स्कैपुला, ये जो कंधा है हमारा इसमें स्कैपुला बोन होती है, तो वही कह रहा है इट आर्टिकुलेट विद द स्कैपुला एट द ग्लिनाइट कैविटी। ये जो हमारी कंधे वाली बोन है और ये जो हमारी ह्यूमरस ये लंबी वाली हड्डी है, ये जहाँ घूमती है इस गुहा को ग्लिनाइट कैविटी कहते हैं। एंड विद द अल्ना एंड रेडियस एट द एल्बो, और नीचे वाली ये जो हड्डियां हैं, ये बीच वाली जो कुहनी है, इसको जो है इसके नीचे जो ये 2 हड्डियां हैं, एक रेडियस है एक अल्ना है, तो ये जो ज्वाइंट है हमारा कुहनी वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। तो इस प्रकार से सारे विकल्प हमारे क्लियर हो गए जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अन्य गलत क्यों है ये भी पता चल गया कि स्लाइवा जो है हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, सीबम हमारा लुब्रिकेंट होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन से इसका कोई मतलब नहीं। ह्यूमरस जो है हमारी लॉन्ग बोन है, तो हाइंड का मतलब बिहाइंड हमने याद कराया था,
तो पीछे वाले पैर में होना चाहिए, जबकि ये हाथ में पाई जाती है, तो 4 आर्म में पाई जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कह रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीरियो नेफ्रिक नेफ्रीडिया ऑफ फेरिटीमा इज। तो फेरिटीमा यानी केचुए में कई प्रकार की नेफ्रीडिया पाई जाती थी जो उत्सर्जन का काम करती थी। जैसे हम में नेफ्रॉन होता है, वैसे फ्रॉग में वो केचुए में नेफ्रीडिया होता है। तो ये नेफ्रीडिया काम क्या करती है? उत्सर्जन का काम करती है। तो वही पूछ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया का। तो प्राइमरी फंक्शन है इसका हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करना, यानी उसमें जो खनिज तत्व हैं उनको मेंटेन रखना एक तरह से, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दिया है कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो है और सेप्टल नेफ्रीडिया जो है ये इंटेरोनेफ्रिक होते हैं। इंटेरोनेफ्रिक का मतलब ये अपना उत्सर्जी पदार्थ इंटेस्टाइन यानी आंत में डालते हैं। एज दे डिस्चार्ज एक्सक्रीटरी मटेरियल इनटू द गट, ये जो भोज्य पदार्थ वाली नलिका है उसमें डालते हैं। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मैटर वाया गट इन एन एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर बाई इट्स रीएब्जॉर्प्शन इन द गट। कह रहा है जो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज किए गए गट में यानी भोजन वाली नलिका में, तो ऐसा एडाप्टेशन होता है कि इससे पुनः पानी को कंजर्व कर लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है भोजन वाली नलिका के या आहार नाल के अंदर से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया और एक्सोनेफ्रिक, जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है हमारी, ये आहार नाल में अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं डालती है। एज दे डिस्चार्ज वेस्ट मैटर टू द एक्सटीरियर। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सोनेफ्रिक है तो ये अपना डिस्चार्ज वेस्ट जो है या बेकार पदार्थ हैं जो उनको एक्सटीरियर यानी बाहर डालता है, या केचुए के साथ जो स्किन है उससे बाहर निकालता है, ये कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से जो हमारी इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया हैं, यानी जो गट में या आहार नाल में अपना उत्सर्जी पदार्थ डालती हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। ये बात निकल करके सामने आई, क्योंकि पानी को अवशोषित कर लेती हैं, क्योंकि हमारे काम का है, बाकी चीज़ों को आहार नाल में डाल देती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है लिगामेंट इज ए आयन। तो लिगामेंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पीछे पढ़ा है और फिर देखते हैं। तो जो लिगामेंट होता है ये येलो इलास्टिक फाइबर टिश्यू का बना होता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो लिगामेंट आकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ये एक रस्सी की तरह होता है। इन ए मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, ये पीले रंग के इलास्टिक मतलब तनावपूर्ण फाइबर का बना होता है या तंतुओं का बना होता है। कनेक्टेड बोन विद ए बोन, बोन को बोन से जोड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेंडन जो होता है बोन को पेशी से जोड़ता है, मसल से, जबकि लिगामेंट हमारा बोन को बोन से जोड़ता है। मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द टेंडन, टेंडन में सफ़ेद रंग के फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिए लिगामेंट है जो है इसमें मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होते हैं। कनेक्ट बोन टू बोन, मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट। इसमें देखिए ये मॉडिफाइड येलो इलास्टिक टिश्यू होता है लिगामेंट, लेकिन इसमें मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, इस बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है टेंडन इज मेड अप ऑफ, टेंडन किस चीज़ का बना होता है? देखिए अभी लिगामेंट पढ़ा, अब टेंडन आ गया। तो मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, जो हमारा कार्टिलेज है वो येलो फाइब्रस टिश्यू थे और जो टेंडन है ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, इस बात को ध्यान देना। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हैज टू फॉर्म, दो फॉर्म में होता है, एक तो कार्ड जैसा और दूसरा सीट जैसा।
जैसे एक्सरे फिल्म होती है वैसा सीट जैसा, और जैसे रस्सी होती है वैसा कार्ड जैसा। दो प्रकार का होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। द व्हाइट फाइबर रन पैरेलल टू फॉर्म कार्ड। जो व्हाइट फाइबर होते हैं ये समांतर रूप में बिछे रहते हैं और एक रस्सी का रूप ले लेते हैं। कार्ड टेंडन, जिसको हम टेंडन कहते हैं। टेंडन अटैच्ड ए मसल टू द बोन। जो टेंडन होता है हमारा ये मसल और बोन को जोड़ता है, जबकि जो हमारा लिगामेंट था वो बोन टू बोन जोड़ता था। इस बात को ध्यान देना। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर। इसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। एंड आर देयरफॉर इन इलास्टिक। ध्यान दीजिए, इसलिए ये इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक होता है। टेंडन हमारा इन इलास्टिक है और जो कार्टिलेज था वो इलास्टिक था। उसमें येलो इलास्टिक फाइबर पाए जाते थे। दे इंश्योर दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रांसमिटेड टू द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी मूव्ड। इससे क्या होता है कि जब फोर्स लगाया जाता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी खिंचाव से मांसपेशी सिकुड़ती है, और इस वजह से क्या होता है कि उससे जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो मूव करता है, यानी मोशन उसमें होता है। येलो इलास्टिक टिश्यू आल्सो हैव टू फॉर्म। येलो इलास्टिक टिश्यू भी हमारे दो फॉर्म में होते हैं, कार्ड के रूप में और सीट के रूप में। हियर कार्ड आर कार्ड लिगामेंट। तो यहाँ पर येलो इलास्टिक टिश्यू में क्या होता है, जो कार्ड होती है उसको लिगामेंट कहते हैं, और यहाँ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में जो कार्ड है उसको टेंडन कहते हैं। इसको ध्यान देना है। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू रन पैरेलल टू फॉर्म कार्ड कॉल्ड टेंडन, और यहाँ पर क्या है कि येलो इलास्टिक टिश्यू जब कार्ड बनाते हैं तो इसको हम लिगामेंट कहते हैं। एडिपोज टिश्यू इज ए फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू। अन्य विकल्प होगा तो उसको भी बताया जा रहा है कि जो एडिपोज टिश्यू है हमारा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है और फैट स्टोरिंग का काम करता है। एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। जो एरियोलर टिश्यू है हमारा ये सबसे ज़्यादा विस्तार में पाया जाता है शरीर में, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस प्रकार से सारे विकल्प हमने सही से समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है। कह रहा है इन मैमल हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाई। तो हिस्टामिन कहाँ से सिक्रीट होता है, मास्ट सेल से। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए हिस्टामिन और हिपैरिन नाम था। जहाँ पे हिप्यूरिन आया था तो गलत हो गया था, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मास्ट सेल आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो मास्ट सेल है हमारी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में पाई जाती है, यानी जो उसमें तरल पदार्थ भरा होता है उसमें पाई जाती है। एंड सिक्रीटेड हिस्टामिन, और क्या काम करती है, हिस्टामिन सिक्रीट करती है जो कि वैसोडाइलेटर होता है। सीरोटोनिन सिक्रीट करती है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। हिपैरिन सिक्रीट करती है जो कि एंटीकोआगुलेंट होता है। तो मास्ट सेल 3 पदार्थ सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट। हिस्टामिन फैलाता है, सीरोटोनिन सिकोड़ता है, और हिपैरिन गाढ़ा कर देता है, वो गाढ़े को तरल कर देता है, एंटीकोआगुलेंट यानी जमने से बचाता है खून को। तो दीज टेक पार्ट इन एलर्जिक रिएक्शन, इसलिए इनका जो एलर्जिक रिएक्शन है हमारी उनमें बहुत इस्तेमाल होता है। एंड आल्सो हेल्प इन द बॉडी डिफेंस, और बॉडी की सुरक्षा में भी इसका बहुत महत्व है। अब अन्य विकल्पों पे आते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एंड हिस्टोसाइट्स आर आल्सो फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। जो फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट हैं ये भी एरियोलर टिश्यू की मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट ग्राउंड सब्सटेंस। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये ग्राउंड सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, व्हाइल हिस्टोसाइट्स इनगल्फ द माइक्रोब्स। जो हिस्टोसाइट है ये जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको खा जाती हैं, निगल जाती हैं। इनगल्फ का मतलब निगलना।
फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं, ब्लास्ट माने जैसे फटना, कहते ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट मतलब अपने शरीर से पदार्थ निकालती हैं जहरीले, जिससे क्या होता है कोई कीटाणु विषाणु है तो मर जाता है। जबकि हिस्टोसाइट क्या करते हैं, कीटाणु विषाणु को खा के मार देती हैं। फॉरेन पार्टिकल एंड डैमेज्ड सेल, और सेल को भी कुछ डैमेज करती हैं। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जो लिम्फोसाइट है हमारी, ये WBC का एक प्रकार है। प्रेजेंट इन ब्लड एंड सिक्रीट एंटीबॉडी, खून में पाया जाता है और एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन हमारे हो गए। अब 79 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो कह रहा है प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज। तो देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन हमारी कार्टिलेज में पाई जाती है और पीछे पढ़ चुके हैं। तो कॉन्ड्रिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। इट फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कॉल्ड कॉन्ड्रिन सल्फेट, और कॉन्ड्रिन सल्फेट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पदार्थ होता है जो इसके निर्माण में भाग लेता है। कॉन्ड्रिन सल्फेट कंसिस्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स, जो कॉन्ड्रिन सल्फेट है ये प्रोटियोग्लाइकन्स से बना होता है, या प्रोटियोग्लाइकन्स इसका कंपोजिशन है। दैट इज प्रोटीन चेन बॉन्डेड टू लॉन्ग चेन ऑफ डाइसैकराइड हाइलुरोनिक एसिड। अब क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स से क्या होता है, प्रोटीन की लंबी चेन बन जाती है जो कि डाइसैकराइड हाइलुरोनिक एसिड की मतलब उस लंबी चेन में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ओसिन, जो हमारी बोन है, हड्डी है, उसमें के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको ओसिन कहते हैं। इसके ऊपर आया था। और केसिन किस में पाई जाती थी, दूध में। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, ये आंसर है सही है, नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी एपिथेलियल सेल से कोई भी ऐसी सेल नहीं सिक्रीट होती, कोई पदार्थ ऐसे नहीं सिक्रीट होता जिससे बेसमेंट बने। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको बेसल लैमाइना भी बोलते हैं, इज ए थिन शीट, बहुत पतली चादर जैसी शीट होती है, ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, जो कि फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। दैट अंडरलाइज एंड सपोर्ट द सेल ऑफ एन एपिथेलियम, जो कि सबसे नीचे, अंडर का मतलब सबसे नीचे पाई जाती है और एपिथेलियम सेल का सपोर्ट करती है। सेपरेटिंग दिस फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, और अंडरलाइंग टिश्यू यानी जो नीचे वाले टिश्यू हैं उनको सेपरेट करती है। सेपरेटिंग दिस फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो नीचे टिश्यू हैं वो अलग रहेंगे और उनके ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो अलग रहेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या है, द विस्कस वाटरी फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स हमने बताया कि पानी जैसा पदार्थ होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी जाए तो गाढ़ा हो जाता है। दैट सराउंडेड सेल इन एनिमल टिश्यू, तो ये वाटरी फ्लूइड होता है और एनिमल टिश्यू से घिरा रहता है। एंड हेल्प द रेगुलेट पासेज ऑफ मटेरियल बिटवीन एपिथेलियल सेल एंड एडजेसेंट ब्लड वेसल, और ये काम क्या करता है कि जो पदार्थ हैं एपिथेलियल सेल और ब्लड वेसल के बीच उनमें आदान प्रदान का काम होता है। ईच कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ कोलेजन, इसमें क्या होता है, ईच कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन का एक फ्रेमवर्क होता है, कोलेजन फाइब्रिल का, विद इन विच आर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, जिसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, एंड लैमाइनिन्स which are protein that bind the basement membrane, ये ऐसी प्रोटीन है जो बाइंड होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में टू नेबरिंग सेल वाया सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, और बगल वाली सेल, जो कि देखिए एडिशन वर्ड यूज किया गया है। एडिशन का मतलब दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जो आपस में चिपकाए या जोड़े। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग चीज़ है और बगल वाले नेबरिंग सेल अलग चीज़ है, इसलिए यहाँ पर एडिशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस बात को ध्यान देना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल की में
का कोई भी रोल नहीं होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाने में। ये बात निकल करके सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 81 आ जाता है। कह रहा है स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इपिथेलियम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम, देखिए इपिथेलियम की कई टाइप हैं, तो उनमें से पूछ रहा है, तो इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कॉलमनर इपिथेलियम सही है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इपिथेलियम। तो कौन से प्रकार का इपिथेलियम है स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम? तो कॉलमनर इपिथेलियम है। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम आल्सो स्ट्रेटम बेसेल्स आर बेसल सेल लेयर। इसको स्ट्रेटम बेसेल्स भी बोलते हैं या बेसल सेल लेयर भी बोलते हैं। इज द लेयर ऑफ कीरेटिनोसाइट्स। ये कीरेटिनोसाइट्स की एक लेयर है, मतलब इसमें कीरेटिन पाया जाता है। दैट लाइज एट द बेस ऑफ इपिथेलियम एपिडर्मिस इमीडिएटली अबव द डर्मिस। और ये कीरेटिनोसाइट्स हमारा एपिडर्मिस में पाया जाता है और जो कि डर्मिस के ऊपर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये किस चीज से बना होता है? सिंगल लेयर का बना होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है, लाइंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि आधारभूत जो परत होती है उसमें टिका रहता है। दीज सेल्स अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन। ये सेल क्या करती है? बहुत तेजी से विखंडन करती है कोशिकाओं का माइटोसिस की प्रक्रिया से, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इस प्रकार का डिवीजन होता है। टू रिप्लेस द रेगुलर लॉस ऑफ स्किन, ताकि जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनकी जगह पर फिर से कोशिकाएं बन सकें। बाय शेडिंग फ्रॉम द सरफेस, ताकि जो सरफेस है वो मतलब झड़ती रहती हैं बाहर की कोशिकाएं। जैसे साबुन लगाते हैं तो बहुत सेल मर जाती हैं, तो उनकी पूर्ति होती रहे। Above 25% of the cells are melanocytes which produce melanin। जो हमारी केराटिनोसाइट्स लेयर है इनमें ज़्यादातर मिलानिनोसाइट्स है, मतलब लगभग 25% ऐसी सेल होती हैं जो मिलानोसाइट्स होती हैं और इनका काम होता है मिलानिन का प्रोडक्शन, प्रोवाइड पिगमेंटेशन फॉर स्किन एंड हेयर। और इन्हीं मिलानिन की वजह से हमारी त्वचा और जो बाल हैं उनका रंग होता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है द रूफ ऑफ द क्रैनियम ऑफ फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय। जो क्रैनियम है, क्रैनियम का जो रूफ है वो किस चीज का बना होता है, ये हमको बताना है। तो ये फ्रंटोपैराइटल होता है। जैसे हमारा ये जो क्रैनियम यानी खोपड़ी है, इसको देखें तो आगे फेस पे फ्रंटल है और कान के अगल बगल पैराइटल है और ऊपर एकदम सिर पे टेम्पोरल है और पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। तो इसी प्रकार से जो हमारा रूफ है, कुल मिला के छत जो है फ्रॉग की खोपड़ी का, वो फ्रंटोपैराइटल बोन से बना होता है। तो फ्रंटोपैराइटल आर ए पेयर ऑफ लॉन्ग ब्रॉड फ्लैटेंड एंड मेम्ब्रेनस बोन। जो फ्रंटोपैराइटल बोन है ये क्या है? लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और मेम्ब्रेनस होती हैं, यानी इनकी उत्पत्ति किसी त्वचीय सतह से होती है। दे आर यूनाइटेड अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन। यह मध्य वाली पृष्ठ सतह रेखा पर आपस में यूनाइटेड मान इकट्ठा हो जाती हैं। एंड फॉर्म द होल रूफ ऑफ क्रैनियम। और जो खोपड़ी है मेढक की, उसकी रूफ बनाती हैं। इन larval frog each frontoparietal occurs into separate frontal and parietal part। जब फ्रॉग का लार्वा होता है यानी उसका बच्चा होता है तो उसमें फ्रंटल और पैराइटल दोनों हड्डियां अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। बट इन एडल्ट फ्रॉग दे बिकम्स फ्यूज। लेकिन जब फ्रॉग जवान हो जाता है तो उसमें फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बना लेती हैं फ्रंटोपैराइटल। द इंटायर फ्लोर ऑफ क्रैनियम इज कवर्ड and strengthened by a large parasphenoid bone। अब क्या होता है कि जो पूरा खोपड़ी का फ्लोर है, मतलब फ्लोर है, सतह जो है वो
कवर्ड होती है एक ऐसी बोन से जिसका नाम है पैरास्फेनॉइड बोन, और ये पूरा मजबूत कर देती है उसकी खोपड़ी को, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान करती। तो इस प्रकार से जो रूफ ऑफ क्रेनियम है फ्रॉग का वो फ्रंटोपैराइटल बोन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 आ जाता है, कह रहा है इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग इज। तो जो फ्रॉग की टंग है इसका सरफेस किस चीज से अटैच्ड होता है, तो हायोइड एपरेटस, हायोइड एपरेटस पाया जाता है जो टंग के सरफेस से इसका अटैचमेंट होता है। ये हम लोग फिगर में देख सकते हैं, आप फिगर का फ्रॉग देखिएगा मुर्गा, तो उसमें हायोइड एपरेटस आपको देखने को मिलेगा। तो इन एडल्ट फ्रॉग गिल्स डिसअपीयर, जब फ्रॉग जवान हो जाता है उसमें गिल नहीं दिखाई देते, एंड दियर स्केलेटल फ्रेमवर्क इज आल्सो रिड्यूस टू फॉर्म हायोइड एपरेटस, और उसका जो तंत्रिका तंत्र का फ्रेम है, वो कंकाल तंत्र का जो फ्रेम है यानी ढांचा है वो भी रिड्यूस हो जाता है और ये हायोइड एपरेटस बना लेता है। इट लाइज बिलो टंग, ये जीभ के नीचे पाया जाता है। इन द फ्लोर ऑफ माउथ, मुंह के सतह पर यानी सरफेस पे, एंड प्रोवाइड सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग, और जीभ के अटैचमेंट को सरफेस देता है। अब कह रहा टेरिग्वाइड कंट्रीब्यूट टू द पोस्टीरियो वेंट्रल मार्जिन ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई इट्स साइड। जो टेरिग्वाइड है हमारी जो बोन है ये पोस्टीरियो वेंट्रल मार्जिन को ऑर्बिट के साइड में पाई जाती है, और जो पोस्टीरियो वेंट्रल मार्जिन यानी पीछे वाला और नीचे वाला मार्जिन उसको जो है वहां पर कंट्रीब्यूशन होता है टेरिग्वाइड का। जो पैलेटाइन है कनेक्ट द इंटीरियर साइड ऑफ क्रेनियम, ये हमारी पैलेटाइन जो आगे वाला भाग है क्रेनियम का यानी खोपड़ी का उससे जुड़ी होती है विद द मिडिल ऑफ मैग्जिला, और जो मैग्जिला बोन है उसके मध्य में। पैरास्फेनॉइड फॉर्म फ्लोर ऑफ द क्रेनियम, जो पैरास्फेनॉइड है ये फ्लोर बनाता है क्रेनियम का। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, और रूफ कौन बनाता है, फ्रंटोपैराइटल, और पैरास्फेनॉइड हमारी फ्लोर बनाता है। छत जैसे, फ्लोर मतलब छत, कहते हैं किस फ्लोर में है, कहते दूसरे फ्लोर में, तो छत। तो रूफ का मतलब छत के नीचे वाला पार्ट, और फ्लोर का मतलब ऊपर वाला। तो इस बात को ध्यान देना। अब देखिए आ जाता है 84 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इन फ्रॉग फेनेस्ट्रा ओवालिस इज। तो फ्रॉग में फेनेस्ट्रा ओवालिस क्या है, इस बात को समझना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना डिटेल में नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, पुरानी वाले में होगा, नई में नहीं है। तो जो ना हो उसको आप एनसीईआरटी पढ़ के इन सबको क्रॉस कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो ना दिए गए हों। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर। तो ओवालिस, फेनेस्ट्रा ओवालिस जो है ये फ्रॉग के मिडिल ईयर में पाई जाती है, और इसमें हवा से भरी हुई एक तरह से गुहा है हमारी। तो देखिए द बोनी पार्टीशन बिटवीन टिम्पैनिक कैविटी एंड ऑडिटरी कैप्सूल। तो जो बोनी पोर्शन है, हड्डी वाला भाग है टिम्पैनिक कैविटी का, जो कि मिडिल ईयर में कैविटी पाई जाती है, और जो ऑडिटरी कैप्सूल है जो कि अंतःकरण यानी इंटरनल ईयर में पाया जाता है, इज परफोरेटेड बाय ए स्मॉल विंडो लाइक ओवल अपर्चर। और ये क्या होता है, यहाँ पर एक छिद्र रूपी छोटी सी खिड़की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवालिस, व्हिच रिमेन्स क्लोज बाय ए मेम्ब्रेन, जो कि एक झिल्ली द्वारा ढकी रहती है या बंद रहती है, एंड कार्टिलेजिनस नोड्यूल, और कार्टिलेजिनस नोड्यूल का भी हेल्प होता है इसको बंद करने में। द सेप्टिडियल प्लेट, और सेप्टिडियल प्लेट का भी रोल होता है इसको बंद करने में फेनेस्ट्रा ओवालिस। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है कि फेनेस्ट्रा ओवालिस क्या होती है फ्रॉग में, तो ये एयर फिल्ड कैविटी होती है जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है, कह रहा है द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज। जो एडल्ट फ्रॉग होता है, ध्यान दीजिए एडल्ट फ्रॉग, इसमें किडनी क्या होती है, तो किडनी मीजोनेफ्रस होती है।
मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एडल्ट फ्रॉग में ध्यान दीजिए, एडल्ट शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो एडल्ट फ्रॉग में जो किडनी है वो मीजोनेफ्रस होती है। मीजोनेफ्रस किडनी इज प्रेजेंट इन बोथ एडल्ट एज वेल एज एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग। ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के अब ये स्पष्ट हो गया कि चाहे एम्ब्रियो स्टेज में हो फ्रॉग या एडल्ट हो, सब में किडनी मीजोनेफ्रस ही होती है। ए मीजोनेफ्रस डेवलप फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट मीजोडर्म। तो मीजोनेफ्रस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट का मतलब बीच में और मीजोडर्म का मतलब मध्य वाली जो लेयर है। तो मध्य वाली लेयर के मध्य भाग से किडनी जो बनेगी उसको मीजोनेफ्रस कहते हैं। पोस्टीरियर टू ईच प्रोनेफ्रस, जो प्रोनेफ्रस होता है उसके पीछे प्रत्येक प्रोनेफ्रस से सून आफ्टर इस्ट डिजनरेशन, जब ये डिजनरेट होता है प्रोनेफ्रस तो इसके पीछे वाले भाग से बनती है। तो कुल मिलाकर मीजोनेफ्रस किडनी हमारी पाई जाती है फ्रॉग में, चाहे एम्ब्रियो स्टेज में हो चाहे एडल्ट स्टेज में। ये मोटी मोटी बात हमको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 86 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।